अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया नावल। और नावल की जानिब बढ़ने से पहले तमाम सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है निगहत डायरी, आप उसे भी विज़िट कीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए, बहुत सारे नावल जो हैं वो मुकम्मल अपलोड हो चुके हैं। आप तमाम नावल्स को देखिए, सुनिए और पसंद आते हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। और इसके अलावा कोई सजेशन आप देना चाहें चैनल के हवाले से तो वो ज़रूर दीजिएगा। और चैनल आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए जो नावल सुनना पसंद करते हों। आपके एक शेयर से जो है वो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा और मुझे खुशी भी मिलेगी, तो आप लोगों को नेकी मिलेगी, आपको सवाब मिलेगा मुझे खुशी देकर। तो ये नेक अमल ज़रूर कीजिएगा। और जनाब, नावल की जानिब बढ़ने से पहले बता दूं कि ये नावल जो है यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन ये अधूरा है और तकरीबन जो है वो 2 साल से इसकी कोई एपिसोड अपलोड नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये मसला हो जाता है, मतलब कहानी आधी सुनी है और आधी जो है वो कहानी रह जाए तो बहुत उलझन होती है। तो इसलिए मैंने ये नावल जो है चूज़ किया है। राइटर बहुत अच्छी हैं तो यकीनन नावल भी अच्छा होगा। कहानी कैसी है मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कहानी रीड नहीं करती हूँ पहले से। जैसे जैसे सुनाती हूँ तो बस वो एपिसोड मैं भी पढ़ रही होती हूँ और आप लोगों को सुना रही होती हूँ। उसके अलावा जितनी कहानी आप सुनते हैं उतनी ही मैं सुनती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, कहानी कैसी है। मुकम्मल रीडिंग का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए मुझे पहले से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि नावल जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो कैसा है कैसा नहीं। अलबत्ता राइटर के नाम से और या राइटिंग स्टाइल से थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर लेती हूँ, और अंदाज़ा कभी दुरुस्त निकलता है और कभी गलत भी हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि कहानी अच्छी होगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब, कहानी का नाम है शाम रंग स्याह और इसकी मुसन्निफ़ा है एमल रज़ा। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 1। गुलो गुलजार को कम जाना हिर्स पे था आमादा, क्या चाहिए का सवाल सादा, सब पाने का जवाब मादा। हिद्दत अश्क रज़ा से निखारा था जिसको, टूटा जो अलमास वही तो बिखर गया हर सू बुरादा। शाम के रंग शहाबी दिखते हैं या श्यामी, हकीकतन वो स्याह होते हैं। गुज़रते सच्चे लम्हों और आते पक्के मौसमों के दरमियान झूलते रंग, पुल सिरात पर खड़े उधार लिए गए सिसकते लरसते ठिठराते सायों और कैद हवा में डगमगाते रंग। ये ना ताबा होते हैं ना तारीख, बस पल भर की नज़र का सामान होते हैं। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, शाम रंगी। ये ना शहाब रंगी है और ना श्याम रंगी। साकत सांसों की डोरी जब टूटती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये तो सब स्याह है। शाम के कच्चे रंग की तरह हर सूरत स्याह, और स्याह भी वो जिसे किसी और रंग में नहीं रंगा जा सकता। स्याह रंग सारे रंगों को निगल लेता है। दोपहर की तीखी धूप में सहपहर हो जाने के बावजूद काट मौजूद थी। जोबन का चोला पहने वो किसी मजहूल की तरह रक्स कर रही थी और सीध में लगे पाम के दरख्तों में से अनी की तरह निकल रही थी। आर्ट कॉलेज की बैरूनी दीवार के साथ साथ चलते हुए उसने हाथ में दबी फाइल को अपने सर पर टेढ़ा करके रख लिया और धूप से बचने की लाहासिल कोशिश की। इस कोशिश ने उसके चेहरे के नकूश को मज़ीद सख्ती फराहम की थी। आर्ट कॉलेज की सड़क का मोड़ मुड़ते ही वो एक गली में दाखिल हो गई, जहां पहुंचते ही मंजर यकलख्त बदल गया। दरख्त गायब हो गए और धूप निथर कर मज़ीद कहरबाजी करने लगी। उसने नागवारी से लंबी सुनसान गली को देखा। अतराफ के कदीम घरों की मनहूसियत मामूल की तरह अपने अरूज पर थी। मोटी दीवारें, बुरादा झलकाती खिड़कियाँ, उखड़े फर्श, रंगों रोगों से आरी टूटे फूटे घर, गंदे टाटों और बंद किवाड़ों के पीछे से भी बरहना थे। उसके दाएं बाएं 2 खुली नालियां बह रही थीं, जिनका स्याह पानी भी उसके साथ साथ चल रहा था। उसने नखुवत से पानी की उस रफ्तार को खुद से रेस लगाते हुए देखा, ये जानते हुए भी कि वो उसे नफ़रत से देखे या नज़रअंदाजी से, पानी का काम तो बस बहते जाना होता है। कुछ उसका मूड यहाँ आकर मज़ीद तप जाता था। जहन में ये इलाका, यहाँ की गुर्बत कुछ इस तौर बैठ गई कि उसका दिल करता कि वो कॉलेज में ही रहे। उसका बस चलता या कॉलेज वाले उसे इजाज़त दे देते तो वो यकीनन ऐसा ही करती। एक और मोड़ मुड़कर वो अपनी गली में दाखिल हो गई थी। चेहरे पर फैली नागवारी ने अब करी सूरत इख्तियार कर ली थी। अपनी गली में दाखिल होना उसके लिए पुल सिरात पर चलने के मतरादफ था। उस गली में दाएं बाएं 5-5 घर थे। बिल्कुल सामने सबीन का घर था, दियार की स्याह लकड़ी के पुराने किवाड़ों वाला, जिस पर 10 साल पहले सबीन ने अपनी छोटी बहन जोया के साथ मिलकर बचा कुचा पीले रंग का पेंट किया था।
जिसे सब प्यार से छोटी कहते थे। दरवाज़ा रंग करते समय उन्हें एहसास ही ना रहा कि पेंट को उन्होंने किस मिकदार से इस्तेमाल करना है। जब एक किवाड़ पर रंग हो गया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि पेंट दूसरे किवाड़ के लिए नाकाफ़ी है। अब्बा से पेंट के नए डब्बे के लिए कहना ही अब्स था। ये पेंट भी अब्बा अपने टुकड़ों के लिए लाए थे, लेकिन ना जाने क्यों इस्तेमाल ना कर सके थे, इसलिए उन्होंने दूसरे दरवाजे को बिना रंगे ही रहने दिया था। अब उसके घर का दरवाज़ा 2 रंगी था, स्याह पीला और स्याह काला, जो दीवार का असली रंग होता है उससे भी ज़्यादा स्याह। बैरूनी आहनी जंजीर और किवाड़ खोलने और बंद करने वाली जगहों से तो दरवाज़ा इस कदर गलीज़ हो चुका था कि वहाँ से छूने पर उसे एहसास होता था उसके हाथ गंदे ही नहीं बल्कि नापाक हो चुके हैं। वो लाख हाथ धोती फिर भी ये एहसास काफ़ी समय तक उसके साथ रहता था। उस जगह से तो पीला पेंट भी स्याह हो चुका था। अब इसका कोई हल नहीं था सिवाय पेंट का एक और कोट करने के या बर्दाश्त करने के। पहला काम मुश्किल था, इसलिए वो दूसरा कर रही थी। नागवारी से देखते हुए वो आगे बढ़ने लगी। हर घर से हस्बे मामूल चक्की चलने की आवाज़ आ रही थी, घू 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 घू। मध्यम आवाज़ उसे इतनी वाज़ेह सुनाई दे रही थी कि उसका दिमाग चटकने लगा था। ये आवाज़ उसके अंदर ऐसे जज्बे जगाती थी जो नफ़रत की हदूद से कहीं ज़्यादा तजावज़ किए हुए होते थे। अगर कोई उस आवाज़ की गूंज में उसे जंगें लड़ने को कहे तो वो यकीनन नफ़रत से सब दुश्मनों को मार गिराए। हर घर से आटा उड़ रहा था, बारीक बारीक, जो हवा का ही हिस्सा लगता था। यहाँ आकर गली किसी रूसी तंग गुजरगाह जैसी दिखाई देती, जहाँ बर्फ़ के नन्हे नन्हे गाले गिर रहे हों। देखने में ये मंजर खूबसूरत था, दूधिया मंजर। ऐसे लगता जैसे गली तेज़ धूप में भी कोहर में लिपटी हुई हो। गुमान नहीं होता था कि ये गंदम का बुरादा है। ऐसे मालूम होता था गोया कोई रहमत ज़र्रात की शक्ल में ज़मीन पर उतर रही है। लेकिन उसे इस आटे से इतनी नफ़रत हो चुकी थी, वो इस रहमत को जहमत समझने जितनी अहमियत भी नहीं देती थी। उस आटे के बुरादे को वो गर्द की नज़र से देखती थी। उसके घर से तो इस गर्द के 2 बादल उठ रहे होते थे, आटे का और एक चूने का, जिसे बाबा अलमास बुरादा कहते थे, और वो उसे सिर्फ गंध समझती थी। जिस वक्त वो अपने घर में दाखिल हुई उसे उस वक्त सख्त भूख लग रही थी। इम्तिहान दोपहर को था। नाश्ते के बाद पेपर की परेशानी की वजह से उससे कुछ खाया ही नहीं गया था। 3 घंटे का पेपर, उसके बाद स्टॉप पर बस का इंतज़ार। जो बस भी आती थी पीछे से ही भरी हुई आती थी। खाली बस का इंतज़ार करते करते और घर आते आते उसे काफ़ी वक्त लग गया था। तेज़ धूप ने जिस्म की नमी भी सेंच ली थी। आते ही उसने फ़ाइल को सहन में बिछी चारपाई पर पटक दिया। अम्मा कोने में जा बजा फटे हुए टाट की खोली के अंदर चक्की चला रही थी। बाबा दूसरे कोने में दीवार के साए में सुकड़ कर बैठे अपने चूने के टुकड़ों पर तेज़ी तेज़ी से रेगमाल फेर रहे थे। सफ़ेद गर्द के 2 बादल उन्हीं 2 कोनों से उठ रहे थे। अम्मा जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख। दरवाजे की आहट पर अम्मा ने अपनी टाट की खोली से टाट का पर्दा सरकाकर उसे देखा, और बाबा भी काम करते करते हाथ रोक कर मुड़े। दोनों ऐसे घबरा गए थे जैसे जवान औलाद के सामने कोई डाका डालते पकड़ लिए गए हों। सबीन के चेहरे पर नागवारी थी, वैसी ही जिसे वो देखने के आदी थे, फिर भी घबराते थे। भूख के आगे के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए तो उसको घर में इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती कि उसकी बात को मान लिया जाए। फाइल चारपाई पर फेंक कर वो पैर पटकती हुई अंदर चली गई। कितनी बार कहा है उसके आने से पहले काम ख़त्म कर लिया करो। अम्मा ने चुप वाली राजदारी से बाबा की सरजिश की। पता तो है कि उसे इस गर्द से कितनी चिढ़ हो गई है। उनका इशारा बाबा के टुकड़ों की तरफ था जिन पर वो रेगमाल मार रहे थे और जहाँ से सफ़ेद बुरादा उड़ रहा था। तो मैं क्या करूँ? बाबा झंझलाए। काम का जोर है, रात से लगा हुआ हूँ। काम ना करूँ तो खाएंगे कहाँ से? तुम ही चक्की ना चलाती, उसे इससे भी तो चिढ़ है। बाबा अम्मा की तरफ पलटे। दोनों ऐसे मौके पर एक दूसरे को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे। आज बोरी देनी है हर सूरत, कंपनी की गाड़ी आने वाली है, मजबूरी में बैठी हूँ मैं। अम्मा ने अपनी तरफ की वजाहत दी। बाबा नकुवत से झंझलाए कि बस अब मज़ीद तावीलें मत दो। अच्छा, अब उसके लिए रोटी बना, भूख लगी है उसको, भूखी है बेचारी सुबह की। बनाती हूँ, अम्मा कहती हुई टाट की खोली से बाहर निकल आई, उस पीढ़ी समेत ही जिस पर वो बैठी हुई थी। जब से अम्मा के जोड़ों में दर्द रहने लगा था उसने अपनी पीढ़ी के पायों के नीचे पहिए लगवा लिए थे। घर की सफाई वो उसी पीढ़ी पर बैठकर करती थी। झाड़ू हाथ में पकड़कर वो पीढ़ी पर पहियों के बल ही घूमती रहती थी। पोछा भी ऐसे ही लगता था और कपड़े भी उसी पीढ़ी पर बैठकर धुलते थे। खाना भी वो इसी पीढ़ी पर बैठकर बनाती थी। इससे काफ़ी आसानी रहती थी। खाने के दौरान नमक मिर्च के डब्बे पकड़ने, सफाई के दौरान झाड़ू फेरने, पोछे को बार बार नल के पास जाकर गीला करने में और कपड़े धोते हुए भी अब इसी पीढ़ी को घसीटती हुई वो किचन में चली गई। 2 साल पहले डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया था कि उसके घुटने का ऑपरेशन बेहद ज़रूरी हो गया है।
اس کے باوجود اس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور آپریشن کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک تو آپریشن پر لاگت بہت زیادہ آ رہی تھی، دوسرا چکی چلنے میں یقیناً کافی دن ناکا پڑ جانا تھا اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ پھر کسی پڑوسن کے مشورے پر اس نے اپنی پیٹھی کے نیچے پہیے لگوا لیے تھے اور دونوں ٹانگیں ہوتے ہوئے بھی وہ اپاہج ہو گئی تھی۔ اماں اس دن اپنی شادی کے دن کی طرح خوش تھی جس دن اس کی پیٹھی کے نیچے پہیے لگے تھے۔ اس کی لاتعداد مشکلات کا حل 4 پہیوں نے نکال دیا تھا۔ صحن کے تیسرے کونے میں زویا کسی ٹوٹے ہوئے کھلونے سے کھیلنے میں مصروف تھی اور ایسے مصروف تھی کہ اسے نہ تو سبین کے گھر میں آنے کے بارے میں کچھ پتہ چلا اور نہ ہی اماں بابا کی ایک دوسرے کو سرزنش کرنے کا۔ وہ اپنے کھلونے سے کھیلنے میں اس طرح مگن تھی جیسے وہی اس کی کل متاع ہو۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی اور اس سے بھی کم کھاتی تھی۔ اس کے ذہن میں کوئی مسئلہ رہ گیا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ ایک دن خود ہی بولنے لگے گی۔ زویا اس وقت 14 سال کی تھی۔ اس ایک دن کا انتظار کرتے کرتے 14 سال بیت چکے تھے۔ اماں پیڑھی گھسیٹتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ سالن تیار تھا۔ جلدی سے اس نے روٹی توے پر ڈالی۔ اندر سبین کپڑے بدل کر گرمی میں سست پنکھے کے نیچے خاموشی سے لیٹی تھی۔ پنکھا ہوا کم اور تسلی زیادہ دے رہا تھا۔ اماں نے جا کر کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ہانپتی کانپتی خود چل کر آئی تھی۔ کمرے کے آگے لکڑی کی موٹی دہلیز تھی، اس کی پیڑھی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ 1-2 بار اس نے کوشش کی تھی اور بری طرح سے گری تھی، پھر اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سبین کو آواز بھی نہیں دیتی تھی، اسے پتا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، اسے ہی جانا پڑتا تھا۔ سبین کے آگے کھانا رکھ کر وہ پنکھا تیز کرنے لگی لیکن پنکھا تیز نہیں ہوا۔ ڈیمر فل سپیڈ پر ہی تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پرزوں کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت پر بھی ہلا رہا تھا۔ افسوس کرتی ہوئی وہ پھر سے سبین کے پاس کھڑی ہو گئی، جیسے اسے آج ہی تو پتہ چلا تھا کہ پنکھے میں نئے بیرنگ پڑنے ہیں۔ سبین نے نظروں ہی نظروں میں چھابی کو دیکھا، پھر منتظر کھڑی اماں کو۔ رومال میں لپٹی روٹی کے اوپر آلو گوبھی سے بھری ہوئی کٹوری رکھی تھی۔ پانی کا گلاس اماں نے ساتھ پڑے صندوق پر رکھ دیا۔ کھا لو، اماں منت بھرے لہجے میں بولی۔ سبین اٹھ کر بیٹھ گئی، روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا۔ اماں اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کے انتظار میں تھی کہ وہ کیا کہتی ہے، جیسے آج انہوں نے ڈش تیار کی ہو اور وہ جاننا چاہتی ہوں کہ سبین کو وہ کیسی لگی۔ ٹھیک ہے نا؟ اماں نے کسی حد تک خوش آمدی سے پوچھا۔ کیا خاک ٹھیک ہے؟ اس نے لقمہ فرش پر تھوکا۔ چونا چونا، ہر جگہ چونا، چونا کھانے کو، چونا پھانکنے کو، کیا چونا ہی رہ گیا ہے اس گھر میں؟ وہ بری طرح سے چلائی۔ نہیں تو کہاں؟ اماں فوراً وضاحت دینے پر تل گئیں۔ میں نے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے تھے، برتن توا سب اچھی طرح سے دھویا ہے، ابھی بھی چونا کہاں سے آ گیا اس میں؟ لیں خود چکھ کر دیکھ لیں۔ غصے سے اس نے چھابی اماں کے آگے کی۔ اماں نے روٹی توڑ کر سالن کے ساتھ کھائی۔ پتہ نہیں واقعی اسے بھی چونا محسوس ہوا یا وہ سبین کو جھٹلانا نہ چاہتی تھی۔ میں بازار سے کچھ منگوا دیتی ہوں یا ایسا کرتی ہوں کہ سکینہ کے گھر جا کر پیاز والا انڈا بنا دیتی ہوں۔ رہنے دیں، روز کی طرح میں اپنے ہی آنسو کھا لیتی ہوں آج بھی، وہ اونچی آواز میں بولی اور پھر چادر اپنے اوپر تان کر لیٹ گئی۔ اماں جانتی تھی کہ اب اگر اسے 100 بار بھی کہہ لو تو وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ منہ بسور کر وہ باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، رات کے کھانے کے لیے کچھ اچھا بنا لیتی ہوں، لیکن کیا اچھا؟ جو سبین کو پسند تھا وہ اس گھر میں روز روز نہیں بن سکتا تھا۔ باہر نکلتے نکلتے اماں دکھی ہو گئی۔ نہیں، وہ کچھ بھی کر لے لیکن آج کچھ بنا دے گی اسے، وہ صبح سے بھوکی ہے، امتحان بھی ہو رہے ہیں اس کے، پڑھائی کا بھی بوجھ ہے۔ کیا ہوا، نہیں کھایا کھانا اس نے؟ بابا نے اماں کی اتری ہوئی شکل اور ہاتھ میں چھابی دیکھی تو پوچھا۔ نہیں، اس منحوس کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پورے گھر میں چونا چونا ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے سارے برتن اچھی طرح دھوئے تھے۔ اماں ابا پر بولنے لگیں۔ ایسے وقت میں میاں بیوی ایک دوسرے پر بول کر اپنی پریشانی کم کر لیا کرتے تھے۔ کیا کروں پھر، ساری زندگی یہی تو کرتا آ رہا ہوں، اب ایک دم سے کچھ اور کیسے کروں؟ اس نے اسی خوشبو میں سانس لی ہے، یہیں پلی بڑی ہے وہ، کہیں اور سے تو نہیں نہ اٹھا کر لے آئے ہم اسے، یہی کھانا کھاتی رہی ہے جو ہم بھی کھاتے رہے ہیں، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، اب ایک دم سے اسے کیا ہو گیا ہے؟ بابا صدا کی بے چارگی سے بولے، جس پر اماں کو شرمندگی ہوئی۔ تعصف میں گردن ہلاتی خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، جانتی وہ بھی تھی جو اندر چادر تان کر بھوکی ہی لیٹی ہوئی تھی۔ بابا غربت والی بے بسی سے سر جھٹک کر پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ خشک ماڈل پر پھر سے ریگ مال پھرنے لگا، سفید برادہ اڑنے لگا۔ پہلے پہل یہ گھر صرف اور صرف ضرورت کے مطابق چل رہا تھا۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جس میں باہر کی دنیا کا اثر معدوم تھا، اور ابھی نئی اور پرانی روایتوں میں جنگ نہیں چھڑی تھی۔ پھر بہت بعد میں اس میں خواہشات کا عمل دخل شروع ہوا۔
पुराने ज़माने के बने इस घर में माजी का जलाल शिकस्त खाकर भटकता हुआ नजर आता था। घर में बाबा थे, अम्मा थी और जोया, जिसका वजूद घर में ना होने के बराबर था। अम्मा चक्की चलाती थीं। मुल्क की एक मशहूर कंपनी पत्थर की चक्की का आटा भी अलग से बेचती थी। पहले पहल अम्मा फैक्ट्री जाकर ये काम करती थी। वो सुबह जाती थी और शाम में आती थी। बाबा अपना काम घर पर ही करते थे और उनके फैक्ट्री जाने के बाद उसे स्कूल छोड़ने और लाने के अलावा दोपहर का खाना भी वही देते थे। उसने बचपन को एक अलग ही रंग में गुजारा था, गैर फितरी लेकिन मशहूर कुन एहसास तले। अम्मा की अदम मौजूदगी ने उसके अंदर किसी तरह का कोई एहसास महरूमी पैदा नहीं किया था। वो अम्मा की फैक्ट्री जाने और आने पर बहुत खुश हुआ करती। वो उस दिन भी बहुत खुश हुई जिस दिन अम्मा ने घर में चक्की लगा ली थी। अम्मा समेत मोहल्ले की और भी बूढ़ी औरतों को उनके ही मुतालबे पर फैक्ट्री वालों ने उनके घरों में चक्कियाँ लगाकर दे दी थीं, इस शर्त पर कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। अम्मा इसी शर्त की वजह से चक्की को टाट की बनाई खोली के अंदर बैठकर चलाती थी। अब भी कभी कभी टीम सफाई की सूरत हाल चेक करने आ जाया करती और सबीन का दिल करता कि उस दिन घर में खूब सा गंद डाल दे ताकि अम्मा की चक्की से तो उसकी जान छूटे। सबीन से छोटी बहन जोया थी जो दिन भर में एक ही जुमला अम्मा भूख लगी है बोलती थी। अम्मा का कहना था कि बचपन का बुखार उसके सर पर चढ़ गया है। डॉक्टर्स कहते थे कि उसे महंगे इलाज की ज़रूरत है, उसके तालू का ऑपरेशन होने वाला है। दाई कहती थी कि उसे रोज़ाना निहार मुँह कुश्ते खिलाए जाएं वरना ये लड़की सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। हकीम कहते थे कि उसे कम से कम 5 साल लगातार फकियों की ज़रूरत है और तावीज़ गंडे वाले बाबा कहते थे कि उसके नाम के 2 बकरे सदक़े के तौर पर दिए जाएं। ये सारे हल ऐसे थे जो पूरे नहीं किए जा सकते थे। बात जो भी थी, अब नतीजा ये था कि जोया साल भर में अम्मा भूख लगी है के अलावा बस 4-5 लफ्ज़ ही नए बोल सकती थी और अम्मा भूख लगी है भी वो दिन में बस एक बार ही कहती। अगर उसे रोटी मिल जाती तो ठीक, वरना रात तक खामोश रहती थी। उसका मस्तनद इलाज उसके तालू का ऑपरेशन था। बाकी सब मसले नफ्सियाती थे जो बाद में ठीक हो सकते थे, लेकिन अम्मा नहीं चाहती थी कि उसके गले या चेहरे पर ऑपरेशन का कोई दाग पड़े। इस तरह उसकी शादी होने में मसला होगा। बेचारी सीधी सादी अम्मा उसकी शादी के मसले का सोचकर एक बड़े मसले को फरामोश कर रही थी, उसके गूंगे होने का। छोटी सारे मोहल्ले में गूंगी के नाम से मशहूर थी। बाबा सालों से चूने के काम से वाबस्ता थे। चूने में पानी डालकर पहले आमीज़ा बनाना, फिर उस आमीज़े को सांचों में डालकर तुगरे बनाना। तुगरे जिनके बहुत से नमूने थे। किसी पर यासीन लिखी हुई थी, किसी पर कलमा, किसी पर लोहे कुरानी और किसी पर सिर्फ अल्लाह मोहम्मद। तुगरे के अलावा भी बाबा बहुत से नमूने बनाने में माहिर थे। ताज महल, बादशाही मस्जिद, शाही किला, शीशे जड़े गुलदान, सर पर घड़ा रखी औरत, बब्बर शेर, उकाब, आप घोड़े, जुड़वा हाथी, ऊँट और बड़े गमले। कुछ चीज़ें सांचों में बनती थीं, रबड़ के सांचों में या आहनी सांचों में। कुछ चूना गूंदकर घूमते चाक पर बनती थीं, जैसे गुलदान, गमले वगैरह। कुछ को सांचों में से निकालकर उनके ऊपर फिर हाथ से भी भरपूर मेहनत होती थी। ताज महल, मस्जिद, उकाब, शेर, ये ऐसे नमूने थे जिन पर फिर नोकदार औजारों की मदद से सांचों की कशीदाकारी को मज़ीद बेहतर किया जाता था। बाबा बेहद बारीक बीनी से हर मॉडल पर काम करते थे। रेग माल से मॉडलों की सतह को हमवार किया जाता था। फूंके मारकर बुरादा पीछे किया जाता। कुछ नमूनों को हाथ से बनाना पड़ता था, जिनमें ज़्यादातर ऑर्डर का माल होता था। बनाने वाले अपनी मतलूबा चीज़ का नमूना, तस्वीर या ख्याल अपने साथ लाते थे। अब इस चीज़ का सांचा तो बाबा के पास होता नहीं था, इसलिए फिर वो बाबा को हाथ से ही बनानी पड़ती थी। जैसे साल पहले एक ग्राहक बाबा के पास एक ख़ास ऑर्डर लेकर आया था। वो सैर करने किसी पहाड़ी इलाके में गया था। वहाँ की एक मस्जिद उसे इतनी पसंद आई कि वो उसे मॉडल बनवाकर अपने घर में रखना चाहता था। उसने बाबा को मस्जिद की ली गई बहुत सी तस्वीर दिखाई थी और बाबा ने एक दिन के अंदर अंदर मस्जिद की हूबहू नकल चूने के ज़रिए बना दी थी। वो अमीर ग्राहक इतना खुश हुआ था कि उसने बाबा को इजाफ़ी पैसे देने चाहे थे, लेकिन बाबा ने अपनी मेहनत के अलावा बाकी इजाफ़ी पैसों को लेने से इनकार कर दिया था। मेरे फ़न की कीमत है लेकिन उतनी ही जितनी मैं मेहनत करता हूँ। मेरे अंदर लालच के जज्बात मत जगाइए, वरना फिर मैं एक सीधी सादी थाली भी बनाने के काबिल नहीं रहूँगा। ग्राहक बाबा के जज्बात की कदर करता हुआ खामोशी से चला गया। पहले की बात और थी, लेकिन अब वो बाबा के इन असूलों पर लानत भेजती थी। ऐसा नहीं था कि उसे बचपन से ही इस सब से बैर था। बाबा के टुकड़ों से तो वो बहुत दिल के साथ खेला करती थी। जो मॉडल टूट जाते थे वो सब उसकी जागीर होते थे। उसे ये काम हमेशा से बहुत पसंद रहा था। बचपन में वो अपनी छुट्टी बाबा के पास ही गुजारती थी। सुबह सुबह उठकर बाबा के पास आना उसे अच्छा लगता।
बाबा फजर के बाद से काम करने लग जाते थे। अम्मा उठकर नाश्ता बनाने लग जाती और वो प्यारी प्यारी बातों से बाबा का दिल बहलाती रहती। बाबा के मॉडलों पर वो रेगमाल मारती थी। बाबा काम करते जाते और उसकी मीठी मीठी बातें सुनते रहते। साथ साथ वो उसे बताते भी जाते कि इस मॉडल का क्या नक्शा है, उसे किस तरह बनाते हैं, उसकी क्या खासियत है, चूना क्या होता है। चूने की घुट्टी उसकी नस नस में थी। बाबा चूने को अलमास पुरादा कहते थे और हमेशा उसके ना समझने पर उसे समझाते थे कि अलमास पुरादे का क्या मतलब होता है। पत्थरों में अलमास को कोरा पत्थर कहा जाता है बेटी। अलमास की कोई खासियत नहीं होती, इसके बावजूद ये ही सबसे ज़्यादा खासियत रखता है। ये वैसा ही असर अपना लेता है जैसा हम इससे चाहते हैं। ये बद के पास बद होता है और नेक के पास नेक। ये मनफी पुकार को मनफी जवाब देता है और मस्बत पुकार को मस्बत। ये हर एक की उंगली में उसकी जन्म घुट्टी चख लेता है। ये फितरत के मुताबिक चलता है जिसके तहत हम इसे चलाना चाहते हैं। ना ये बागी है और ना सरकश। ये अपने असर पर हर्फ नहीं आने देता। चूना भी अलमास की ही किस्म है। सालम हालत में ये भी पत्थर होता है। अलमास ज़मीन की आग में जलकर अलमास बनता है, चूना अना में टूटकर चूना बनता है। लेकिन ये इसीलिए टूटता है कि हम इसे अपनी पसंद के किसी भी कालब में ढाल सकें। ये अलमास से भी कम अनापरस्त है। इसके बुरादे में इज्ज़ है और अलमास जैसी खासियत। ये भी उस रंग में रंग जाता है जिसमें हम चाहते हैं। मशाक अपने हाथ से अपनी मर्ज़ी से मोड़कर अलमास से भी ज़्यादा कीमती बना देते हैं। इसीलिए मैं इसे अलमास पुरादा कहता हूँ। वो समझ कर भी अनजान रहती। अभी उसके जहन में इतनी वुसअत इख्तियार नहीं की थी कि वो उनके पेचीदा लफ्ज़ों के मतलब समझ सकती। फिर भी इतना तो वो जान ही गई थी कि अलमास और चूने की निस्बत यकीनन कोई बहुत खासियत रखती है और बाबा की बात में यकीनन बहुत दम है। ये कोई आम बात नहीं है। बाबा का हाथ बटाते बटाते वो इन कामों में इतनी अच्छी हो गई कि बाबा की ही तरह काम करने लगी। उसे ये काम अच्छा लगने लगा। उसका इस काम में दिल लग गया था। बाबा भी आहिस्ता आहिस्ता मॉडलों पर एक माल मारना छोड़ते गए। वो बाकी सारा काम खुद कर लेते और एक माल मारने का काम उसके लिए छोड़ते थे। वो बाबा को शिकायत का मौका नहीं देती थी। पहले बाबा उसके रेग माल मारे नमूने पर हल्के से हाथ फेर दिया करते थे। जहाँ कहीं कमी रह गई होती उसे दूर कर दिया करते थे। लेकिन फिर बाबा सारे का सारा उस पर ही इन्हसार करने लगे। उसके काम का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया था। अभी उसने बहुत कुछ मज़ीद सीखना था, ये बात वो भी जानती थी। उसके अंदर ये सब शौक़ सिर्फ बाबा की वजह से ही नहीं आया था। इसमें कुछ अमल दखल उस आर्ट कॉलेज का भी था जिसे वो अपने घर की खिड़की से देखा करती थी। किसी ज़माने में उनका घर आर्ट कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर्स का हिस्सा था। जब आर्ट कॉलेज की अराजी का कुछ मसला हुआ तो उनका घर सर्वेंट क्वार्टर्स से बाहर कर दिया गया। नई दीवारें बना दी गई और घर में तारीकी छा गई। ताया अब्बा तब साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर घर का एक नया रास्ता निकाल लिया था। घर की दूसरी तरफ से बाबा के कहने पर कॉलेज की इंतज़ामिया ने दीवार में एक खिड़की खुली रखने की इजाज़त दी थी। ये खिड़की सबीन के कमरे की थी जो आने वाले दिनों में उसकी ज़ात के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ लाई थी। ऐसी तब्दीलियाँ जिन्होंने उसके तिफलाना ख्यालात और गैर मुस्तहकम सोच को नई दलेरी बख्शी थी। वो पहरों उस खिड़की में बैठकर बाहर की दुनिया को देखा करती जो उनके घर से और उनकी गली से यकसर मुख्तलिफ थी। एक दीवार के फ़र्क में दो अलग अलग दुनिया आबाद थी। वो बचपन से ही सोसाइटी के इस फ़र्क को समझ चुकी थी। स्कूल से वापसी पर वो अक्सर उस खिड़की के पास बैठ जाया करती थी और फिर उदास भी हो जाती। ये घर के अंदर मॉडल बनाने के बाद उसकी वाहिद ऐसी तफरीह थी जो उसको बेक वक्त खुश भी करती थी और उदास भी। कॉलेज के पार्क में अमीर लड़के और लड़कियां खुशगपियां करते नज़र आते थे। कोई मुसव्वरी कर रहा होता, कोई मुजस्मा साजी। कुछ ग्रुप्स अजीब अजीब तरह का काम करते नज़र आते, रंगीन कागज़ों, कपड़ों और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से, जिसे वो किसी भी सूरत समझ नहीं पाती किस किस तरह का काम था जो वहाँ नहीं हो रहा था। उन सब के चेहरों पर दौलत का सुकून होता, खुशहाली का इत्मीनान और फरावानी की तमानियत। वो पार्क की घास में बैठे होते और उस वक्त सबीन को दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग लगते। उसकी नज़र में वो घास भी खुशकिस्मत होती जिस पर वो बैठे होते थे, वो संगी बेंच भी, हाथ में पकड़ी उनकी फ़ाइलें भी। वो सब खुशबाश चेहरे उसका मन उदास कर देते। अम्मा बाबा ने उसकी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी, फिर ना जाने क्यों वो उनको खुद से बेहतर महसूस करने लगी। उसका जहन खुद के लिए मलामती होने लगा जिसने उसका अंदर बाहर मुजरिमाना कर दिया। वो थोड़ी वुसअत से परखती तो जान जाती कि दुख तो हर जगह मौजूद होते हैं, सेरी अमीरी में भी और फाको गरीबी में भी। अम्मा उसे वहाँ बैठने से रोकती थी, फिर उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इस घर में और था ही क्या, अब क्या वो उसे नज़र की तफरीह से भी महरूम रखती। ये खिड़की जब कभी बंद भी होती तो तब भी वो उस पर सहर तारी किए रखती थी।
وہ उन लड़के लड़कियों की बातें सुना करती जो आसानी से बंद खिड़की के चौबे तख्ते के पार से सुनी जा सकती थीं। कुछ जो अपने ही उस्तादों की बुराइयां कर रहे होते, हंसते हंसते उनकी चुगलियां करते, उनके पढ़ाने के अंदाज की नकल उतारते। कुछ खेल, तालीम और कॉलेज में होने वाली नई सरगर्मियों को डिस्कस करते, और कुछ राज़ो न्याज इस बात से अनजान कि पुरानी मासूम खिड़की के पीछे एक गुमसुम बैठी लड़की उनकी राजदार बन चुकी है और उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों में एक दिलचस्प चमक उद आई है। दिल ही दिल में उसने तहैया कर लिया था कि वो भी इसी कॉलेज में पढ़ेगी। वो यहाँ पर बाबा के काम को जदीद बुनियादों पर सीखेगी, उसे दुनिया में नई जहत से मुतारफ़ करवाएगी और यकीनन तब वो अपनी क्लास की सबसे लायक स्टूडेंट होगी। उसके उस्तादों को उस पर फ़ख्र होगा जो एक काम को इतनी महारत से करती है। उसी सोच के पेश नज़र वो बाबा के काम को मज़ीद दिलजमी से सीखने लगी थी। बाबा को उसके ख़यालात का ज़र्रा बराबर भी एहसास होता तो वो उसको काम करते हुए देखने की भी इजाज़त ना देते। कहाँ काम करने की। जिन घरों में एक वक्त की रोटी चक्की की मरहूने मिन्नत हो, वो ऐसे कॉलेज में दाखिले का कैसे सोच सकते हैं जहाँ की कैंटीन की चाय ही इतनी महंगी हो कि जिससे उनके घर 2 दिन की हांडी आराम से बन जाए। ये बात सबीन भी जानती थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी जादू की छड़ी के ख्वाब देख रही थी या वो अभी से एक एक रुपया जोड़ने लगी थी। वो तो बस उस कॉलेज की स्कॉलरशिप हासिल करना चाहती थी। वो दिन रात पढ़ने लगी और बाबा के साथ काम सीखने लगी। उसके नंबर कम आ भी गए तो क्या, जब वो प्रिंसिपल को अपना बनाया हुआ मॉडल दिखाएगी तो वो उसे फ़ौरन एडमिशन दे देंगे। वो जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ख्वाब हकीकत का रूप ना धारें तो भाले की तरह दिल में उतर जाते हैं। उसके नंबर ठीक आए थे, ना इतने कम थे कि उसे दाखिला ना मिल सकता और ना इतने ज़्यादा कि पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ उसे बुलावे भिजवाती। बाबा उसके लिए कॉपर रोड के कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस ले आए थे और उसने चुपके से आर्ट कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस ख़रीद लिया था। उसने उसे फिल किया और जमा करवा दिया। दोनों कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया था, कॉपर रोड वाले इस्लामिया कॉलेज में भी और पास वाले आर्ट कॉलेज में भी। अब मसला फ़ीस का था। कॉपर रोड की फ़ीस तो आसानी से अदा हो सकती थी और आर्ट कॉलेज वाले की फ़ीस घर बेचकर भी अदा ना हो सकती थी। उसे यकीन था कि अगर वो प्रिंसिपल को किसी तरह अपने शाहकार दिखा दे तो वो उसे हाथों हाथ लेंगे। उसे आसानी से बिना फ़ीस के भी दाखिला मिल जाएगा। चपड़ासी को अपने नमूने दिखाकर वो प्रिंसिपल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई थी। ये सब क्या है? प्रिंसिपल साहब अपने बड़े से लशपश ऑफिस में बैठे सिगरेट पी रहे थे। ये सब मैंने बनाए हैं। वो बाबा के बनाए हुए मॉडल ले गई थी जो वो खुद भी अब आसानी से बना सकती थी। अच्छा, प्रिंसिपल ने ऐसे कहा कि तो फिर हम क्या करें? मैं एक लायक स्टूडेंट साबित होंगी, आपको मायूस नहीं करूँगी। इतना एतमाद उसके अंदर न जाने कैसे आ गया था। बिना फ़ीस के कुछ नहीं हो सकता। उसकी ज़ाहिरी हालत और चेहरे की बेचारगी से असल बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। आपको टैलेंट नहीं चाहिए क्या? उसे हैरत का झटका लगा। शाहकार देखकर भी उसे रद्द किया जा सकता है, ये बात तो उसके सानो गुमान में भी नहीं थी। टैलेंट पहले से ही इस मुल्क के अंदर बहुत मौजूद है, हम अपने कॉलेज के नाम पर उसे बाहर निकालते हैं। प्रिंसिपल ने फ़ख्र जिसमें गरूर की चाशनी भी थी उससे कहा, फ़ीस जमा करवाने की आखिरी डेट परसों की है। मैं तुम्हें 1 हफ़्ते का और वक्त दे देता हूँ, लेकिन मेरे पास फ़ीस। अपने ये मॉडल उठाओ और जाओ। इस दौरान चपड़ासी भी अंदर आ गया था और मेज़ पर चाय लगाते हुए तर्स भरी नज़रों से उसे देखने लगा। उसकी ज़िद पर उसने उसे अंदर तो भेज दिया था, लेकिन शायद वो जानता था अंदर उसके साथ क्या सलूक होगा। मैं अपने क्लास फेलोज़ की मदद भी कर दिया करूँगी। यहाँ मदद किसी को नहीं चाहिए, सबको डिग्री चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि हम यहाँ काम सिखाते हैं? लेकिन आप मेरी बात। मेरे चाय पीने का वक्त हो गया है। प्रिंसिपल ने हाथ से बाहर का इशारा किया। ये दफ़ा हो जाने का सबसे महज़िब इशारा था। वो यकटुक प्रिंसिपल को देखने लगी। क्या वो कॉलेज का प्रिंसिपल ही था? अपने रवैये से तो उसे किसी दुकान का मुलाजिम भी नहीं होना चाहिए था। क्या अल्लाह इतना ही फ़याज़ है? उसके अंदर से शिकवा फूटा जो उसके पूरे चेहरे पर छा गया। सिर्फ फ़ीस की बात होती तो मैं किसी तरह बंदोबस्त कर भी लेती, लेकिन यहाँ आने के लिए मुझे बदतहज़ीब भी होना पड़ता, जो मैं नहीं हो सकती थी। उसका इशारा प्रिंसिपल की तरफ था, जिसके जवाब में प्रिंसिपल ने साकत आंखों से उसकी तरफ देखते हुए सिगरेट का धुआं छोड़ा था। वो अपने मॉडल इकट्ठे करने लगी। उसका दिल बुरी तरह से टूटा था। तभी बाहर जाते चपड़ासी से ना जाने कहाँ कोताही हुई, या उसने ही मेज़ पर मॉडल ठीक से ना रखे हुए थे कि उनमें से एक शेर का मॉडल टूटकर नीचे गिर गया। ओह, ये क्या कर दिया आपने? चिल्लाने से ज़्यादा वो दुख भरी आवाज़ में बोली। ज़्यादा चिल्लाओ नहीं, ये लो पैसे और चली जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल ने अपने कोट की पॉकेट से एक 100 का नोट निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। प्रिंसिपल के बाद उसने गिरे हुए 100 रुपये के नोट को देखा और देखती रही। क्या ये कम है?
میں اور بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر یہ تمہیں کم لگ رہے ہیں تو جان لو کہ یہ بہت زیادہ ہیں اس ماڈل کی حیثیت سے بھی اور تمہاری اوقات سے بھی۔ تلخ بات تلخ دھوئیں کی طرح کمرے میں پھیلی۔ پرنسپل نے بدلہ لے لیا تھا۔ آپ مجھے داخلہ نہ دیتے پر میری قیمت بھی نہ گراتے۔ روتی ہوئی وہ باہر آئی اور کالج کے باغ میں بیٹھ کر ہی نہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ اس کے باقی سارے ماڈل اندر پرنسپل کے آفس میں ہی رہ گئے تھے۔ اسے اب ان کی ضرورت بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک ملازم ان ماڈلز کو باہر لا کر کوڑے کے ڈرم میں پھینک رہا تھا۔ کڑواہٹ اس کے رگوں پے میں اتر گئی۔ اس کی حیثیت، اس کی اوقات خزاں کے برہنہ درخت کی طرح اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک شاخ پر اپنی بھدی اصلیت دیکھ سکتی تھی۔ یہی وہ دن تھا جب اس نے بابا کے ہنر پر لعنت بھیجی اور ان وقتوں کو کوسا جب وہ خود بھی یہی کام کرتی رہی تھی۔ وہ کوپر روڈ والے اسلامیہ کالج میں آ گئی، ایک عام سے کالج، لیکن وہاں جا کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو اس عام سے کالج سے بھی زیادہ عام ہے، کم حیثیت، اوسط، غیر اہم۔ وہ اپنے جیسی لڑکیوں میں تھی جو کہ کسی صورت اس جیسی نہیں تھی۔ وہ سب اس سے اتنی بہتر تھیں کہ سبین کو لگنے لگا وہ دنیا کی سب سے قابل رحم مخلوق ہے۔ وہ لڑکیاں کم دولت مند تھیں پر پھر بھی خوش تھیں۔ آلو کی ٹکی اور نان ایسے کھاتی تھیں جسے 5 اسٹار سے آرڈر منگوا کر کھا رہی ہوں۔ بوتل کو بڑی عیاشی سمجھتی تھیں۔ اماں سبین کو اتنے پیسے تو دیتی ہی تھی کہ وہ روز یہ عیاشی کر سکے۔ دونوں میاں بیوی کے اپنے تو کوئی خرچے رہ نہیں گئے تھے۔ جو تھا وہ اسے دے دیتے تھے، پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے اندر کا احساس کمتری بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہاں عام سے گھرانوں کی لڑکیاں وہ فیشن کرتی تھیں کہ سبین دنگ رہ جاتی۔ وہ ہنستی تھیں، بولتی تھیں، خوش ہوتی تھیں، چہچہاتی تھیں۔ یہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی تو مسکراہٹ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جس پر وہ اترا سکتی۔ اس کی خوبصورتی بھی یہاں پہنچ کر زیرو ہو گئی۔ جب اس نے اپنے سے بھی عام سی شکل و صورت کی لڑکیوں کو خود سے زیادہ اعتماد میں دیکھا تو اس کا سارا اعتماد خاک میں مل گیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ شاندار ماضی نہ ہی روشن مستقبل۔ جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا انتشار بھی بڑھتا ہی چلا گیا۔ خلفشار کجروی پر آمادہ تھا۔ وہ کب تک اس سے جنگ کرتی؟ اس کی بہت سی باتیں بدلنے لگیں۔ اس کے جنم کا ستارہ عقرب، زہریلا عقرب اس کے اندر پرورش پانے لگا۔ وہ بات بات پر لڑنے لگی، چڑھنے لگی۔ زویا گھر میں اس سے سب سے زیادہ قریب تھی، لیکن کالج میں داخل ہونے کے بعد اس کا اس سے بھی خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ وہ ہر وقت اس پر بھی پھنکارتی رہتی۔ زویا اس کے قریب آتی تو وہ اسے پرے دھکیل دیتی۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ہر کام میں زویا حصے دار ہوتی تھی، لیکن اب جیسے گلوں کی رت بدل چکی تھی۔ زویا نے بھی جان لیا تھا کہ سبین اب پہلے والی سبین نہیں رہ گئی۔ اب وہ خود ہی اس کے قریب نہیں آتی تھی۔ چونا چونا چونا، اس گھر میں سانس لینے کے لیے صاف ہوا بھی نہیں ہے۔ الماس پراتا، وہ نخوت سے سوچتی۔ یہ تو وہ کوئلہ تھا جس نے اس کی زندگی بھی کوئلے کی طرح ہی سیاہ کر دی تھی۔ ابا کی بات کو وہ اب سمجھی۔ کالج جانے کے بعد اس کا ذہن واقعی وسعت اختیار کر گیا تھا۔ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، اماں جانتی تھیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جوڑ جوڑ میں بھری بس کے بعد اس کے بس میں کچھ نہ رہا تھا۔ ہاں، وہ اتنا کر دیا کرتی تھی کہ اس کے کالج سے آنے سے پہلے پہیوں والی پیڑھی گھسیٹ گھسیٹ کر فرش دھو دیا کرتی اور قطب الدین کو کہہ دیتی کہ کام ختم کر لے، لیکن بابا کا تو کام ہی یہ تھا۔ اب اگر وہ یہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ ساری زندگی یہ کام کرنے کے بعد وہ اب ایک دم سے کیسے کسی اور کام میں خود کو جذب کر لیتے؟ اسے چونے، اڑتے ہوئے آٹے، زویا، اس گھر سے، اپنے کمرے سے، ایک ایک چیز سے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسے چکی کی گھو گھو سے نفرت ہو گئی تھی۔ اکثر وہ سوتے میں چلا اٹھتی، اماں بند کر دو چکی، مجھے سونا ہے۔ چکی تو بند ہے، میں تو باورچی خانے میں ہوں، اماں کی آواز آتی۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ بابا ریگمال توگروں پر نہیں بلکہ اس کے کانوں پر رگڑ رہے ہیں۔ سب چیزیں اس کے اعصاب پر سوار تھیں۔ اسے کس چیز سے زیادہ نفرت تھی وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ ماں باپ اس کے پیار کے ہاتھوں چپ تھے اور وہ ایسے پیار کو نہیں مانتی تھی جو منہ بند کر دیتا ہے۔ وہ پیار میں منہ بند کروانا جان گئی تھی۔ کالج میں کوئی فنکشن تھا، اس نے اماں سے ایک ہفتہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے اتنے پیسے چاہیے۔ اماں نے جیسے تیسے کر کے اسے اتنے ہی پیسے دے دیے تھے جتنے اس نے مانگے تھے۔ یہ پیسے اس نے اپنی جوڑی ہوئی رقم میں سے دیے تھے جو دونوں اس کی شادی کے لیے جوڑ رہے تھے۔ پہلے کے دن ہوتے تو اماں اسے پیار سے سمجھا دیتی، فنکشن پر نہ جانے کا کہہ دیتی، پرانے کپڑے پہن لینے کو کہتی یا پڑوس کی کسی لڑکی کا کوئی لباس منگوا دیتی، جیسا کہ وہ اکثر شادی پر ارد گرد سے مانگ ہی لیتی تھی، اور سب ایک دوسرے کی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ عید وغیرہ کے کپڑے لڑکیاں بڑی آسانی سے ایک دوسرے کو آفر کرتی تھیں، خاص کر ایسے حالات میں جب انہیں پتہ چلتا کہ فلاں کے خاندان میں کوئی شادی آ گئی ہے یا کوئی خاص تقریب ہے۔ وہ ایسے ہی حالات میں تو پلی بڑی تھی۔
اس نے کتنی بار اپنی پڑوسنوں کے کپڑے پہنے تھے اور انہیں بھی پہننے کو دیے تھے، لیکن اب اسے اس محلے سمیت محلے کا ایک ایک فرد بھی برا لگنے لگا تھا۔ کہاں ان کے جسموں کے اترے ہوئے کپڑے پہننا۔ اس کا موڈ اس طرح کا ہو چکا تھا کہ اسے بابا اماں کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وہ ایسے ہی چلنے لگے جیسا سبین چاہتی تھی۔ پیسے لے کر وہ اکیلی بازار سے جا کر شاپنگ کر آئی۔ اس بار زویا کو بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ اس نے اپنی پسند کی چیزیں لی تھیں۔ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ اسے کچھ پیسے بچا لینے چاہیے، بلکہ لباس کے بعد جو پیسے بچ گئے تھے اس نے انہیں بھی چھوٹی موٹی فضول کی چیزوں پر خرچ کر دیا تھا۔ اماں نے تمام چیزیں دیکھ کر اسے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہ بالوں پر لگانے والی پن اتنی مہنگی لینے کی کیا ضرورت تھی۔ ٹاپس ضرورت سے زیادہ مہنگے ہیں، چوڑیاں بھی اتنی قیمت کی نہیں تھی جتنی ان پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح خوش ہو جائے۔ اب اگر اس نے یہ سب لے ہی لیا ہے تو وہ فنکشن پر خوش ہو کر جائے۔ لیکن پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، نہ تو اس نے وہ چیزیں پہنی اور نہ ہی فنکشن پر گئی۔ اماں نے صبح اسے جگاتے ہوئے کہا تھا کہ آج اسے فنکشن پر جانا ہے، وہ اٹھ کر تیاری کر لے۔ وہ سمجھی تھی کہ اس کی آنکھ نہیں کھل پائی یا اسے یاد ہی نہیں کہ آج اس کے کالج میں فنکشن ہے، جبکہ اماں کے خیال میں کے برعکس وہ جسم پر تنی ہوئی چادر کے نیچے جاگ رہی تھی۔ اماں کی آواز پر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے بنا کہا تھا کہ اسے کہیں نہیں جانا۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ اماں چارپائی پر اس کے سر پر کھڑے کھڑے کافی دیر تک تو کچھ سوچتی رہیں اور پھر باہر نکل گئیں۔ فنکشن سے ایک دن پہلے وہ اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اس کی تیاری دیکھ لی تھی اور تبھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کالج کے فنکشن پر نہیں جائے گی۔ یہ بات اماں بھی جانتی تھی۔ وہ کل سے ہی خاموش تھی جب سے اپنی سہیلی کے گھر سے آئی تھی، لیکن وہ اسے اس بات پر کریت نہ سکی تھی کہ ان کی اتنی ہمت ہی نہ ہوئی۔ سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا، چارپائی پر پڑی وہ سونے کا فریب کرتی رہی۔ گھر میں بھی آج خلاف معمول خاموشی تھی۔ بابا سامان دینے شاہ عالمی گئے تھے اور آج چکی بھی بند تھی، جبکہ آج تو جمعرات کا دن تھا۔ آج تو چکی پہلے کی نسبت زیادہ چلتی ہے کیونکہ گاڑی آٹا لینے آتی ہے، لیکن آج خاموشی تھی۔ نہیں آنا ہوگا آج کسی وجہ سے گاڑی نے۔ چارپائی پر لیٹی وہ ایسے ہی بے معنی باتیں سوچتی رہی۔ نیلم تو آج خوب چہک رہی ہوگی اس قیمتی سوٹ میں۔ اس کی اونچی ایڑی والی جوتی ہی کس قدر مہنگی تھی۔ اتنے پیسے تو مجھے اماں نے سوٹ سمیت ہر چیز کے دیے تھے جتنے کی اس نے صرف جوتی لی ہے۔ جلنے اور کڑنے سے اگر رنگ بدلتا تو وہ سیاہ ہو چکی ہوتی۔ اماں نے دوپہر میں اسے کھانے کے لیے بھی نہیں جگایا۔ وہ چادر کے اندر صبح سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سارا دن وہ چارپائی پر، زویا صحن کے کونے میں اور اماں اپنے کمرے میں بند رہی۔ شام میں زویا اس کے لیے روٹی لے کر آئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کی غیر حاضری کے بعد اس نے رات کا کھانا کھانے میں دیر نہیں کی۔ کافی دن سے کھانے میں سے چونے کی بو نہیں آتی تھی۔ اماں ساتھ والوں کے گھر جا کر روٹی سالن بنا آتی تھی، صرف اس کو خوش کرنے کی غرض سے کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائے۔ اکثر وہ سوچتی تھی کہ وہ ماں بابا کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، وہ سب محنت اسی کے لیے تو کر رہے ہیں۔ وہ احساس ندامت کا شکار ہوتی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے پرانا سورج پھر سے طلوع ہو جاتا۔ تو ابا اماں کو کچھ سوچ کر اولاد کو پیدا کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ اولاد بڑی ہوگی تو وہ اسے کیا مستقبل دیں گے۔ وہ نخوت سے سوچتی۔ ابھی اس نے کھانے کا پہلا لقمہ ہی منہ میں رکھا تھا کہ بڑے دنوں کے بعد پھر سے جانی پہچانی سی مہک اس کے نتنوں میں گھسی، چونے کی مہک۔ کچھ فنکشن پر نہ جانے کا دکھ، کچھ زندگی کی حسرتیں، کچھ نامکمل آرزویں۔ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے چابی ہاتھ میں پکڑے ہی وہ اماں کے کمرے کی طرف گئی اور دھڑام سے دروازہ کھولا۔ کھا کر دیکھیں ذرا یہ آج پھر، اس نے چلاتے ہوئے کہا اور اندر تک پہنچتے پہنچتے اس کا فکرہ اسی کے منہ میں گھٹ کر مر گیا۔ اماں اپنی چارپائی پر لیٹے دوہری ہوئی ہچکولے کھا رہی تھی اور بری طرح کھانس رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ سارے شکوے بھول گئی۔ اماں، وہ اماں کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ وہ بری طرح گھبرا کر بولی اور دیوار کی طرف سے اس نے اس پتھر وجود کا رخ اپنی طرف کیا۔ کچھ نہیں، اماں نے بری طرح سے کھانستے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ کچھ سے کہیں زیادہ کچھ ہو گیا ہے۔ اماں جس چادر کو منہ میں ٹھونس رہی تھی وہ خون سے تربتر تھی۔ کوہر نے برشکال کا روپ دھار رکھا تھا۔ ماورن نہر آسمان کی نیلی بیکراں چھتری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کھڑکی پھلانگ کر وہ آرٹ کالج کے باغ میں ننگے پاؤں ہی نکل آئی تھی۔ سردیوں کا باغ اوس سے تر تھا اور چاروں اور کوہر تھی، اتنی کہ ہاتھ برابر کے فاصلے پر کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی نہ جانے کس طرف جا رہی تھی۔ اس کے پیروں کی کوئی سمت نہ تھی، کوئی منزل ہوتی تو سمت ہوتی۔ وہ تو دیوانگی میں یہاں نکل آئی تھی جیسے اکثر نکل آتی تھی۔ عین درمیان میں ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد پھیلی خاموش فضا کو دیکھا اور ایک چیخ پوری طاقت سے بلند کی۔ ایسی دیوانگی سے چلانے پر بھی اس کا غم کم نہ ہوا۔ وہ پھر سے چلائی اور اب کے اور زور سے چلائی، بے جھجک ہو کر، بے خوف ہو کر۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سوئے ہوئے پورے شہر میں سنی جا سکتی تھی۔
वो फिर चिल्लाई और लगातार चिल्लाती रही। वो अपना गुस्सा किस पर निकाल रही थी? कोहर पर, ओस पर, सोए हुए बेखबर लोगों पर, या ये वो इज़्तिराब था जो उसके जिस्म में उसी आहो बका के ज़रिए से ही निकल सकता था। चिल्लाने के बाद जब वो थक गई तो उस पर अपनी बेबसी अयां हुई। इस सब का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। वो वहीं नीचे गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा बाबा ने उसे सालों से कभी रोने नहीं दिया था। उसे तो शायद रोने का असल तरीका भी नहीं आता था। आज जैसे वो पहली बार रो रही थी। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि उसे खुद भी उसके भयानक होने का पूरा पूरा अंदाज़ा था। उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा था? उसकी ज़िंदगी में इतने शिकवे क्यों भर दिए गए थे? उसने महरूमियों में आँख खोली या वो महरूमियाँ उस पर बाद में अयां हुईं? उसे वो सब कबूल था। अब वो खुदा से कभी कोई शिकवा नहीं करेगी, कभी नाशुक्री नहीं करेगी, कभी अम्मा से नहीं लड़ेगी और ना ही बाबा पर बोलेगी। वो सब के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसके लिए नहीं जो होने जा रहा था। बाबा भी खिड़की फलांग कर उसे ढूंढते हुए बाहर निकल आए। वो जानते थे कि वो हमेशा की तरह यहाँ ही होगी, लेकिन आज इतनी कोहर थी कि वो उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। वो चिल्लाते हुए उसे पुकार रहे थे। उसके कानों में अपनी ही आवाज़ के भयानक असरात उम्र कैद ना पा चुके होते तो वो यकीनन बाबा की आवाज़ सुन लेती। धुंध के बायस उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर उनके कानों में उसके रोने की आवाज़ पहुंची, आवाज़ जो आरी की तरह तेज़ धार थी। उसी आवाज़ का ताक़ुब करते करते वो उसके पास पहुंचे और वो उन्हें एक जगह मिल गई, ज़मीन पर गिरी हुई। उनका दिल कट कर रह गया। उन्होंने उसके पास पहुंचकर उसे कंधों से उठाया। इतनी जल्दी घबरा गई? वो प्यार से पूछ रहे थे। वो पिघल कर उनके सीने के साथ लग गई। आज जैसे वो सारे अगले पिछले शिकवे भूल गई थी। दुख ने उसे सन की डोरी की तरह मरोड़ कर रख दिया था। मैं पहले भी इतना कौन सा मजबूत थी बाबा? आज उसने बड़े अरसे के बाद बाबा से इतने प्यार से बात की थी। कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मा को, कहते हुए बाबा उदास हो गए, जैसे उन्हें खुद भी यकीन ना हो कि जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और जैसे वो भी कोई ऐसी ही झूठी आस चाहते थे। डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ नहीं होगा उसे, बहुत उम्मीद दिलवाई है उन्होंने। मत झूठ बोलिए मुझसे बाबा, और मत झूठ बोलिए अपने आप से। आप अम्मा को नहीं देख रहे, वो लम्हा लम्हा मर रही हैं। हम एक इंसान को मौत के मुंह में जाता हुआ देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी जल्दी क्यों घबरा गई हो? उन्होंने जल्दी से उसकी बात की तरदीद की। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है बाबा? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। इस पर बाबा की किसी भी तसल्ली का असर नहीं हो रहा था। कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना उसे। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वो तो समझते थे कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन वो अभी भी बच्ची ही थी, एक नन्ही सी छोटी बच्ची है, जैसे उसका बचपन फिर से लौट आया था। इससे अच्छी तो जोया थी, जो खामोशी से सब देख रही थी और तहम्मुल से बैठी थी। उसे आने वाले वक्त का पहले से ही इकरार था। घर चलो, खुदा से दुआ करो, कुछ नहीं होगा। वो उसे अपने साथ लगाए घर की तरफ बढ़े थे, लेकिन कुछ होने वाला था और ये बात दोनों ही जानते थे। सबीन हर वक्त रोती रहती। कॉलेज जाना उसने फ़िलहाल बंद किया हुआ था और घर का काम संभाल लिया था। अम्मा महीने भर से अस्पताल में ही एडमिट थी। बाबा अम्मा का अच्छे से अच्छा इलाज करवा रहे थे। वो ज़िंदगी में किसी की जान का शिकवा नहीं रखना चाहते थे। बाबा ने अम्मा को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करवा दिया था। वो किसी भी तरह की कोताही नहीं चाहते थे। सबीन ने एक दो बार उनसे पूछा था कि वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाबा उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना दे पाए। दिन भर बाबा की अस्पताल में ड्यूटी के बाद रात में वो अम्मा के पास रहती और सारी रात तकरीबन जाग कर गुजारती। वह एक लम्हे के लिए भी अम्मा को जुदा नहीं कर रही थी। अम्मा खामोश थी। अम्मा के पास उसके लिए कोई नसीहतें नहीं थी और ना ही प्यार। न जाने वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी छत को घूरती क्या क्या सोचती रहती थी। आंसुओं की एक मोमी लकीर उनकी आंख से फिसलकर गाल तक जैसे सख्त होकर रह गई थी। उन्हें अपनी आने वाली मौत का यकीन हो गया था। डॉक्टर कभी उम्मीद दिलाते और कभी मायूसी से गर्दन हिलाने लगते। खाना बाजार से आ रहा था, जिसे जोया के अलावा कोई भी नहीं खा रहा था। घर में क्या हो रहा था क्या नहीं, जोया को इससे कोई सरोकार नहीं था। वो कमरे या सहन के एक कोने में पड़ी रहती और बारी बारी बाबा और सबीन को अस्पताल से आते जाते देखती रहती। एक रात सबीन मामूल के मुताबिक अस्पताल में अम्मा के पास ही बैठी थी। अम्मा सो रही थी और वह अस्पताल की खामोश वहशत में खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। अम्मा ने आंखें खोलकर उसे देखा था। वो सो नहीं रही थी। उसे जागता देखकर अम्मा ने उसे पुकारा, सबीन। इस आवाज़ में इस कदर प्यार था कि सबीन को लगा अम्मा ने सारी ज़िंदगी उसे इस मुलायम लहजे में नहीं पुकारा है। जी अम्मा। वो एकदम से सीधी हुई और अम्मा के पास आई। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? वो अम्मा के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो अब ठीक हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। मैं अब ठीक हूँ, सब तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली हैं।
अम्मा ने कह दिया जो वो सुनना चाहती थी, लेकिन ये अल्फाज इस तरह अदा हुए कि उसका दिल फूट फूट कर रोने को किया। सबीन। जी अम्मा, उसने अपने आंसुओं को बमुश्किल रोका था। क्या तुम्हारे दिल में कोई है? उसने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा। ये सवाल गैर मुतवक्का था और बेमौका भी। मुझे बताओ सबीन, मेरी बेटी, अम्मा ने इसरार से पूछा। दूर कहीं एक आवाज़ बादलों के रथ पर सवार उस तक पहुंची। मेरा नाम मीरान है। मैं तुम्हारी माँ हूँ सबीन, मुझसे कुछ मत छुपाओ। आवाज़ फिर आई। लड़की, अपना नाम तो बता जाओ, फिर कभी मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूंगा। वो इस आवाज़ के तिलिस्म में खोने लगी थी। अम्मा ने उसके हाथ को हल्के से दबाया था। नहीं, कोई नहीं, उसने इतनी मध्यम आवाज़ में कहा था जैसे खुद भी इस बात का यकीन ना करना चाहती हो कि कोई नहीं है। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो बाहर लाउंज में सो रहे हैं। जब से अम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, बाबा दिन रात अस्पताल में ही गुजारते थे। जोया इन दिनों पड़ोस के घर में रह रही थी। उन्हें बुला कर लाओ, अम्मा ने कहा तो वो फ़ौरन बाहर निकली। बाबा को उठाकर उसने उन्हें अम्मा का पैगाम दिया। बाबा फ़ौरन अम्मा के कमरे की तरफ लपके। तुम इधर ही रहो, बाबा ने अंदर जाने से पहले उससे कहा तो उसके कदम रुक गए थे। अंदर दोनों क्या बात कर रहे थे वो नहीं जानती थी, लेकिन किसी के रोने की घुटी घुटी आवाज़ बाहर आ रही थी। वो जानती थी ये आवाज़ किसकी है जो बाहर आकर भी रोने लग गए। क्या कह रही हैं अम्मा? बाबा के बाहर निकलने पर उसने पूछा। उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो तुम्हारी शादी कर दे। बाबा का ज़ब्त जवाब दे गया था और वो वहीं राहदारी में बैठकर रोने लगे। चंदन के दरख्त खिज़ां की लपेट में थे। समुद्री घास पीले पत्तों से ढकी हुई थी। उफ़क़ शब की तारीकी में गुम हो रहा था। कॉलेज में शायद छुट्टियां चल रही थीं। हर तरफ गर्द और वीरानी थी, देखने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी वो सुबह से यहीं बैठी हुई थी। डूमनी चिड़ियों का एक गोल भर्रा मारकर उड़ता हुआ दूर जा रहा था अपने अपने घोंसलों में। वो भी तो एक ऐसा ही मौसम था। मेरा नाम मीरान है। इलायची की खुशबू जैसी एक आवाज़ सुबह से उसके कानों में रस टपका रही थी, और ये आवाज़ ऐसी थी कि वो इतने गम में भी मुस्कुरा उठी। ये बकर ईद के दिनों की बात थी। हर तरफ ईद की तैयारियां थी। बाबा की तबीयत ख़राब थी, माल बना हुआ पड़ा था। बाबा ने उसे कहा था कि वो उसे शाह आलमी चचा करीम के पास ले जाए और पैसे भी ले आए। माल का जाना भी ज़रूरी था और घर में पैसों का आना भी। दोनों काम जल्द होने लाजमी थे, इसलिए बाबा को उसे जोया के साथ भेजना पड़ा था। तांगे पर सामान लाद कर वो चचा करीम के पास चली गई। चचा करीम के लड़के तांगे पर माल देखकर खुद ही माल उतार उतार कर अंदर कारखाने में मुंतकिल करने लगे। उसके हाथ में नाजुक मॉडल का एक कार्टन था जिसके बारे में बाबा ने हदायत की थी कि वो उसे बहुत एहतियात से वहां तक पहुंचाए, और जिसको तांगे में भी हाथ में पकड़े बैठी रही थी। जब उसके इर्द गिर्द का माल उतर गया जिसके दरमियान वो बमुश्किल से सेट होकर बैठी थी, तो वो भी तांगे से नीचे उतरी। कार्टन उसके हाथ में था। उतरते समय उसकी शाल उलझ गई। एक हाथ में कार्टन पकड़े वो शाल अपने सर पर जमाने की कोशिश कर रही थी जब कोई बेध्यानी में उससे टकरा गया। गलती किसकी थी कोई नहीं जान सका, लेकिन सबीन के हाथ में पकड़ा हुआ कार्टन नीचे गिर गया था, जिसने सामने वाले को बौखला दिया। ओह, मैं माजरत खा हूँ। वो जान गया था कि कार्टन के अंदर मौजूद कोई चीज़ टूट गई है, जिसका हल्का सा शोर बुलंद हुआ था। सबीन ने अजनबी को देखा। उसका दार चीनी जैसा खुरदरा लेकिन नफीस लहजा इस बात का गमास था कि वो किसी दूसरे खित्ते का बाशिंदा है। उसके खदोखाल देखते हुए वो किसी ट्रांस की कैफियत में चली गई। उसके चेहरे से उसका लाउबालीपन नुमाया था। उसकी आंखें बड़ी और चांदनी की तरह रोशनी फैलाती हुई थीं। उसके बाल जदीद कट के थे और उस पर बहुत जच रहे थे। उसके होंठ सुर्ख थे, गुलमहर के फूलों की तरह दहकते हुए, और नमी वाले सुर्ख, जैसे वो अभी अभी कोई मशरूब पीकर होंठ साफ करना भूल गया हो। वो अभी कम उम्र था, लेकिन उसका जिस्म बता रहा था कि वो चंद ही सालों में एक भरपूर मर्द बनकर उभरेगा। उसकी ज़ात की तकमील यकीनन बहुत नफीस पस मंज़र में हुई थी। उसने जैकेट को अपनी कलाई पर धरा हुआ था और इस वक्त आधी आस्तीन की शर्ट में था। ऐसे आलम में जब उन लोगों के लिए सर्दियां शुरू हो चुकी थी, वो खुद एक मोटी शाल में थी और इर्द गिर्द भी सबने स्वेटर जैकेट पहन रखी थी। ऐसे में एक ऐसे लड़के को देखना जो आधी आस्तीन पहने हुए था, एक अजीब खुशगवार खुला डुला सा एहसास था। मुझे लगता है मैंने आपका काफ़ी नुकसान कर दिया है। नहीं, कोई बात नहीं। क्या खाक कोई बात नहीं थी। उसने उसका नुकसान कर दिया था। उसकी जगह कोई और होता तो क्या वो तब भी यही कहती? लेकिन अब उसे कहाँ अंदाज़ा था कि वो क्या कह रही है। उसका दिल उसके बस से फरार पाकर भागने लगा था। लड़के को जैसे ख्याल आया कि उसे झुककर कम से कम कार्टन को तो उठा लेना चाहिए। उसने कार्टन का कवर पीछे किया। ताजमहल के 6 में से 3 मॉडल टूट चुके थे, 3 साबत थे। ओ मेरे खुदाया, लड़का बोला। उसने अपने सर को थाम लिया था।
یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتے ہیں، اس نے اس انداز سے کہا کہ سبین کا دل کیا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں مار مار کر ہنسے۔ میرے بابا اسے دوبارہ بنا لیں گے۔ یہ تمہارے والد نے بنایا ہے؟ اب وہ کسی قدر اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ جی، وہ مشرقی دلہنوں کی طرح تمیز سے بولی اور جی سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ سامنے والے نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ کیا تمہارے والد ایک انسانی چہرہ بنا سکتے ہیں؟ مجھے میرے بابا انسانی چہرہ نہیں بناتے۔ اس نے ایک دم سے اس کی بات کاٹی۔ سامنے والے نے اسے تلخی خیال کیا اور اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے اس نے اپنے والیٹ سے پیسے نکالنے چاہے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے نقصان کی وجہ سے اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ بدلا ہے، جس میں غلطی صرف اس کی نہیں تھی۔ جب وہ اپنی پینٹ کی ہپ پاکٹ سے پیسے نکال رہا تھا تو سبین نے دیکھا تھا کہ آدھی آستینوں میں سے جھانکتے اس کے بازو بہت مضبوط تھے اور ان پر کثرت کے ابھار تھے۔ کتنے کے تھے یہ سب؟ اب وہ قیمت پوچھ رہا تھا۔ فن کی قیمت ہوتی ہے، اب وہ بھی خود اعتمادی سے دو بدو بولی۔ یہ مشین سے نکلے ہوئے ماڈل نہیں ہیں، ہاتھوں سے بنے تھے اور کافی محنت سے بنے تھے۔ تو کیا تم انہیں بازار میں سجانے کے لیے لائی تھی؟ کیا بیچنے کے ارادے سے نہیں لائی تھی؟ اس کی بات نے اسے لاجواب کیا۔ سبین بلا ارادہ ہی مسکرائی تھی۔ میری غلطی کا ازالہ بتاؤ، اس نے پوچھا۔ سبین کا دل چاہا کہ اسے کہہ دے وہ یہاں ہی کھڑا رہے، جب وہ یہاں سے گزرے تو اسے یہاں ہی کھڑا پائے۔ یہی تھا اس کی غلطی کا ازالہ اور اس کے نقصان کا مداوع۔ بولو، وہ لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ اس کی بات پر سامنے والے کا دل اوئے ہوئے کرنے کو چاہا۔ کیا واقعی؟ سبین نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ اس کی انگلیاں جو شال سے کھیل رہی تھیں وہ اس نے ہونٹوں میں دبا لیں۔ سامنے والے کے لیے یہ کھیل بھی انجانا اور خوشگوار تھا۔ پھر میرے ساتھ ایک کپ کافی پی لو، ازالے کی صورت میں۔ سبین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک دم سے اتنی بے تکلفی؟ جوس؟ اسے لگا شاید اسے کافی پسند نہیں۔ وہ اب اس کے سامنے اطمینان سے کھڑا تھا اور کلائی پر دھری جیکٹ کو اس نے کالر سے پکڑ کر گھما کر پیچھے اپنے کندھوں پر کیا تھا۔ ایسا کرتے سمے اس کے بدن کی خوشبو اور کولون کی مہک سبین تک پہنچی اور وہ پرے نہیں ہو پائی۔ وہ پیچھے دکان ہے، میں خود بھی پینا چاہ رہا تھا لیکن میرے ساتھ کوئی ساتھی ہی نہیں تھا، اور مشروب کو تب تک طلب نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کے ساتھ کوئی ساتھی نہ ہو۔ اکیلے انسان کے لیے خدا نے دنیا میں بہت سا سادہ پانی رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کی بات سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ دیکھو، تمہیں بھی ضرورت ہے، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ صرف تھکی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو ٹوٹی ہوئی بھی لگنے لگی تھی۔ پائن ایپل یا اورنج؟ کچھ بھی نہیں۔ تم روڈ ہو رہی ہو، میں تم سے بچ رہی ہوں۔ اوہ، وہ بے اختیار ہنسا۔ لیکن کیوں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کیا مشرقی لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کہ وہ اپنے گھر سے گئی ہوئی لڑکیوں کا انتظار کریں؟ مغربی لڑکوں کے پاس اور کوئی کام نہیں کہ وہ مشرقی لڑکیوں کے راستے روکیں؟ مغربی لڑکے بیچارے کیا کریں؟ مشرقی لڑکیاں اتنی خوبصورت جو ہوتی ہیں، اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تھا۔ شرم سے سبین کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھی۔ وہ جلدی سے چچا کریم کی دکان میں گھس جانا چاہتی تھی۔ لڑکی، اپنا نام تو بتا جاؤ، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو تمہیں کس نام سے پکاروں گا؟ اس کے پیچھے اس نے صدا لگائی۔ ویسے میرا نام میران ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جیسا وہ خود تھا ویسا ہی اس کا نام بھی تھا، میران۔ خدا کی رحمت! خدا کی رحمت کوئی انسانی روپ لیتی تو وہ یقیناً اس جیسی ہی ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دکان کے اندر جانے سے پہلے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکا جو مسکرا رہا تھا اس کے پلٹ کر دیکھنے پر اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ گھر آئی اور اس نے بابا کو بتایا کہ اسے 3 ماڈل ٹوٹ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں احتیاط کرنے کو کہا تھا۔ بابا کی آواز میں دکھ تھا۔ وہ انسنی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بعض کتابوں کو پڑھنے اور بعض انسانوں کو سوچنے کے لیے تنہائی اور خلوت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھی جزو چھوڑا نہیں جا سکتا اور مکمل جزیات سے جاننے کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ وہ اس خلوت میں ساری رات مگن رہی، اس منظر کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتی رہی، ایک ایک جزو کے ساتھ اسے یاد کرتی رہی۔ اس لڑکے کا خیال جاہو جلال والے قلعے کی مانند تھا جس کی مضبوط فصیلوں کے اندر وہ قید ہو چکی تھی۔ اب بھی وہ یہی کر رہی تھی، اس واقعے کے ایک ایک لمحے کو پھر سے دہرا رہی تھی۔ میران، میران، میران۔ کھڑکی سے باہر خشک پتے گرداب زدہ چکر کاٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ ہوا شاخوں پر مضراب بجانے لگی تھی۔ یہ نوید تھی کہ بہار دور ہے لیکن آمد ضرور ہوگی۔ تمہاری کیا مرضی ہے سبین؟ بابا اس سے پوچھ رہے تھے اور کل سے تیسری بار پوچھ چکے تھے۔ کھڑکی سے ہٹ کر اس نے بابا کو دیکھا۔ وہ اتنی بے حس کب سے ہو گئی تھی؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہی تھی کہ بابا کس قدر پریشان ہیں اور اماں کی خواہش کو کسی فرض کی طرح پورا کرنے کے لیے کتنے بے چین ہیں؟ میران، خدا کی رحمت! وہ کیوں اس رحمت سے محروم کر دی گئی؟
तुम अपनी माँ को मज़ीद परेशान ना करो। अगर तुम अपनी माँ को मरते हुए खुश देखना चाहती हो तो उसकी बात मान लो। उसके पास इनकार करने का इख्तियार था, फिर भी वो इनकार नहीं कर सकती थी। वो किसके सहारे इनकार करती? एक अजनबी के ख्याल के सहारे जो आया और चला गया। उसके पास सिवाय हाँ के और ऑप्शन ही क्या था? वो माँ को खुश देखना चाहती थी और ख़ुद को भी, लेकिन खुद की खुशी के असबाब मौजूद नहीं थे। रशीद उसका तायाजाद था जो मैट्रिक भी बमुश्किल ही पास कर सका था। उसके बाल घुंघरियाले थे और आगे और पीछे तमाम सर के पास बराबर थे। सर पर हर वक्त तेल लगा कर रखता और पान उसकी पसंदीदा ग़िज़ा थी। ख़ानदान में जितने भी लड़के रह गए थे वो उनमें सबसे बेहतर था। जैसे आप और अम्मा मुनासिब समझें। दिल में कहीं चुपके से खंजर उतारते हुए उसने अपनी रजामंदी दे दी। अम्मा को खुश करने के चक्कर में उसने उदासी अपने हिस्से में डाल ली थी। उसकी रजामंदी के बाद बाबा ने ताया अब्बा से बात की और जल्दी ही बात पक्की हो गई। जुमे वाले दिन दोनों का निकाह कर दिया गया। ताई इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं थी। सबीन को निकाह के वक्त उनका मूड देखकर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वह अपने शोहर और अम्मा की ख़राब तबीयत की वजह से इस निकाह पर आमादा हुई थी। उनके कहने पर ही रुखसती का वक्त कुछ अरसे बाद तय किया गया था, जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। निकाह के बाद वो सारी रात खिड़की से बाहर तारीक रात को देखती रही, सितारे नोचती रही, चांद को फिटकारती रही। सुनसान बेमहर रात हर जुल्म से बेबहरा थी। जामिद हवा में झंझनाहट थी। शायद वो आंसू जो उसके दिल में कैद थे बाहर की ताज़ा हवा में आज़ाद होकर उसी पर मुस्कुराने लगे थे। मीरान, आवाज़ कहीं दफन हो गई थी। मीरान, इस नाम की कब्र उसके दिल में बन चुकी थी। मोहब्बत के देवता का खुशहाल बुत उसके मन के मंदिर में सज गया था। भोली लड़की, क्या आस पाली थी उसने। जी तो डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और इस नावल की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 18 एपिसोड होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन हाँ, अलबत्ता तवील नावल है और नावल आगे चलकर कैसा होगा फ़िलहाल कह नहीं सकते, लेकिन दिलचस्प लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।